नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद यादव, कमल सर आपके सामने फिर से। तो आज जैसा कि हम बात करेंगे क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को लेकर के। तो यहाँ की जो टॉपिक है यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस। तो आज की जो प्रक्रिया है, जो क्लास होगी, वो हमारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आज जो बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, और वो गैमेटोजेनेसिस होगी यानी कि मेल स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में चर्चा होगी। आइए चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं उसमें, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम एक यहाँ पर बात करें, जो ह्यूमन का यानी कि ह्यूमन का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका नाम है, तो नॉर्मल तो हम लोग गोनैड बोलते हैं, और जो मेल में जो होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस, यानी कि वृषण जो होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। और इसी वृषण से, इसी टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन मैच्योरेशन यानी कि जब कोई बॉय यानी कि 13 या 14 एज का हो जाता है, तो वहाँ पर स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके वृषण में। तो आइए देखते हैं, जो टेस्टिस होता है मनुष्य में यानी कि मेल में, तो टेस्टिस जो होता है ये पेयर्ड होता है, ठीक है ना। पेयर्ड होता है यानी कि जोड़े में मिलता है। तो जोड़े में है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर लगभग मान के चले कि 250 लोब्यूल, आप कह सकते हैं लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। जैसे अगर हम नॉर्मल एक वृषण की बात करें, ये इस तरह से ये वृषण है, ठीक है ना, स्क्राटम, ये स्क्राटम। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह से ऐसे आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं दोनों में। तो इसके अंदर 1 2 या 3, मतलब इस लोब के अंदर 1 से लेकर के 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। और वो नलिकाएं क्या करती हैं, आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो यानी कि ये नलिका 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी एक लोब में, ठीक है। तो अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वृषण के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही होता है। अब इस ट्यूब्यूल्स को, इस नलिका को निकाल करके इसका ट्रांसफर सेक्शन करें, जैसे आप लोग मूली गाजर काटते हो इस तरह से, उस तरह से काटेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो हम बात को समझ लें कि वो है क्या, स्पर्म कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हार्मोन की बात करें, हार्मोन, तो हार्मोन में क्या होता है कि गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, ठीक है ना। जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, आगे चल करके एलएचएस और एफएसएच हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। और ये एलएच हार्मोन जो होता है, ये लीडिंग कोशिकाओं को, लीडिंग सेल को सक्रिय कर देती है, यानी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये
लीडिंग सेल को एक्टिवेट करती है और लीडिंग सेल जो एक्टिवेट होकर के टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर इसका जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है तो उस समय हम कहते हैं कि अब जो है स्पर्म का निर्माण जो है तेजी से शुरू हो जाता है। तो मेल सेक्स हार्मोन जो है उसका नाम टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन लीडिंग सेल में, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और वैसे एक बात और जानिए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है या कोई भी नलिका है उसमें दो परत होती है। अब दो परत का मतलब जैसे एक कपड़ा अगर कोई बात ले तो उसमें एक, जैसे यही हाथ है, ऊपर का एक सरफेस ऊपर हो गया, एक सरफेस नीचे हो गया। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो टीएस काटेंगे, मान लीजिए ये पाइप है, इस तरह से पाइप है, इसको जब कट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। मान लीजिए बड़ा सा बना है, इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि बाहर को हम लोग एपिडर्मिस बोल दें या बाह्य लेयर बोल दें, आउटर लेयर, और जो इसके अंदर की लेयर है यानी कि अंदर वाली परत, तो इसके जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो अंतः है यानी इंडो लेयर होती है, इंडो लेयर, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब दो तरह की कोशिका कौन कौन सी हैं? एक तो इसके पास है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनियम सेल, और दूसरी जो सेल है उसका नाम है सर्टोली सेल। ठीक है ना, या नर्स सेल भी कह सकते हैं, सर्टोली सेल है। तो अब इस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो इसकी अंतः लेयर है, अंदर की जो झिल्ली है ये वाली, इसमें दो तरह की कोशिकाएं थी। अब एक कोशिका का नाम स्पर्मेटोगोनियम और दूसरी कोशिका का नाम सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो अब इसमें उस सेल को हम देखें कैसे, कहां पर है। इसके अंदर लेयर कुछ इस तरह से लेयर आपको नजर आएंगी, इस तरह कुछ बड़ी और लंबी कुछ करके ऐसे, जो एक दूसरे को टच भी करती हैं, कोई डाउट की बात नहीं है यहाँ पर। ये हमारे, और ये जो क्वेश्चन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी। अब ये देखिए जो ये लेयर है यानी कि ये जो लेयर बनी है, ये जो सेल्स हैं, इस सेल का नाम है सर्टोली सेल। ठीक है ना, सर्टोली सेल। और इसके अंदर ये जो कुछ कोशिकाएं हैं यहां पर इस तरह से ऐसे, किन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, ये अब ये स्पर्मेटोगोनियम जो है यही आगे चल करके क्या बनाएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो सर्टोली सेल है ये उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, यानी कि पोषण प्रदान करेगी, जिससे वो स्पर्म अच्छे से डेवलप हो सके, बन सके, यानी उसका भोजन पानी का काम करती है कौन, सर्टोली सेल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर्टोली सेल क्या करती है, नरिशमेंट। अब नरिशमेंट का मतलब पोषक, और ये क्या करेगी आगे चल करके, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है ना, स्पर्म फॉर्म करेगी यानी शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोगोनियम सेल से, और जो सर्टोली सेल है उसका काम क्या है, नरिशमेंट, यानी कि भोजन को प्रोवाइड करना, वो भोजन को देगी यानी जो स्पर्म बनेगा। तो अब इसमें क्या होना है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ध्यान देने योग्य बातें यहीं पर है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और एक बात और जान लीजिए, हम ये कहते हैं जो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी 2n होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, यानी इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब 46 गुणसूत्र होते हैं तो इसका मतलब वो 2n है। जब 46 का आधा हो जाएगा 23, तब उसको बोलेंगे कि ये हैप्लॉयड यानी कि n हो गई, आधा हो गया। तो अब एक बात फिर से देखें
मेल में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन यानी कि जब सीमन का इजेकुलेशन होता है, स्खलन होता है कापुलेशन के समय या मैथुन के समय, तो एक बार में 2 से 3 मिलियन स्पर्म का इजेकुलेशन होता है। तो इसका मतलब ये है भाई जुखाम, तो इसका मतलब ये है, अब इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम सेल हैं, इन सेल को बहुत सारा, मतलब कम सेल है तो इसके अंदर बहुत सारी सेल बननी चाहिए। इसका मतलब ये स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, अपने आप की बहुत सारी फोटोकॉपी बनाएगी, अपने जैसी बहुत सारी सेल बनाएगी। इसका मतलब ये स्टेम सेल भी हो सकती है। स्पर्मेटोगोनियम को स्टेम सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जिसमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता हो और वो अपनी जैसी सेल बनाए और कुछ अन्य भी सेल बना ले, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल। तो यहाँ पर इसको स्टेम, स्पर्मेटोगोनियम को स्टेम सेल भी कह सकते हैं। तो अब ये सेल, आइए देखते हैं इस सेल में क्या कराते हैं। सबसे पहले अब आपको पता चल गया, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो अंतः लेयर थी, अंदर की परत, उसमें 2 तरह की कोशिका, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का मेन फंक्शन क्या था, आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करे, और जो सर्टोली सेल थी उसका मेन फंक्शन था कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे, यानी कि उसको पोषण प्रदान करे जो शुक्राणु बन रहे होते हैं। तो इसमें अब क्या क्या होगा आइए देखते हैं। इसके साथ, इस स्पर्मेटोगोनियम के साथ क्या होना है, होगा, और पढ़ाई जो है कोई बोझ नहीं होती है। पढ़ाई, बस पढ़ाई को जानबूझ करके हम लोग कठिन और जटिल बना लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। खेलो कूदो पढ़ो लिखो, सब कुछ लाइफ में सब कुछ करना है, बस इतना ही करना है कि उस स्टडी को सबसे आगे रखना है, नहीं तो सबसे पीछे हो जाओगे। अगर स्टडी पीछे हो गई आप भी एकदम पीछे चले जाओगे, अगर स्टडी आगे है सबसे पहले तो आप भी आगे ही होते जाओगे। इस बात को हमेशा सभी के दिमाग में होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो ये जो बात है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम, तो जो अब इस यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम था, ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, या हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का मतलब बहुत सारा गुणन करके 1 2 3 4 ऐसे। और स्पर्मेटोगोनियम सेल कैसी होती है, 2n होती है। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो पहली सेल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये ध्यान रखना है कि समसूत्री विभाजन से बनी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम कांटेक्ट होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के समान ही होता है, अर्थात इसमें भी क्या होगी, ये कोशिका कैसी होगी, ये भी 2n होगी, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करके स्पर्मेटोगोनियम सेल बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे, बहुत सारी। तो ये आगे चल करके क्या करने वाली है, ये कोशिका, ये आगे चल करके ग्रोथ करने वाली है, यानी इसमें ये क्या होगी, इन सब का ग्रोथ होगा, यानी वृद्धि होगी। अब वृद्धि होने के बाद यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब जो कैसी है भाई, अभी तो ये यही वाली सेल तो वृद्धि कर ली है ना, इसका मतलब ये भी कैसी है, 2n ही है। और 2n का मतलब क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे मनुष्य में, 46 होंगे। तो अब ये क्या करेगी यहाँ पर, अब इसमें इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक। और जो एक बात और यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा, पहले मियोसिस डिवीजन को समझ लें, यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट, ये रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल का मतलब
जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है। गुणसूत्र क्या होता है? हाफ। अगर यहाँ पे कहते हैं 46 गुणसूत्र था इस कोशिका में, इसमें कितना हो गया? 23। और जो मियासिस सेकेंड होता है, ये कैसा होता है भाई? इक्वेशनल होता है, ठीक है ना, इक्वेशनल होता है, यानी गुणसूत्र का जो कंटेंट है वो सेम रहता है, एक समान रहता है, इक्वल रहता है पेरेंट सेल के। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि 23 गुणसूत्र था, तो इसकी जो प्रोजनी बनेगी उसमें भी 23 ही होगा। तो ये अब इसको बोलते हैं कंप्लीट मियासिस। तो कंप्लीट मियासिस में कितनी हैप्लॉइड सेल बनती हैं? 4, जबकि माइटोसिस में 2 कोशिका बनती है, और वो भी अपने पेरेंट सेल के समान क्रोमोसोम का कंटेंट रखती है। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई यहाँ पर। अब आप लोग जो है थोड़ा से आइए, यहाँ ये बात समझ आ गई। तो इसके बाद अब इसमें मियासिस डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो जब मियासिस डिवीजन होगा, मियासिस फर्स्ट होगा, तो ये जो सेल बनेगी इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, ये वाली। तो अब जो मियासिस फर्स्ट आपने देखा था, मियासिस फर्स्ट कैसा था? रिडक्शनल था। मतलब इसमें अगर 46 गुणसूत्र था, इसमें कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया? n नंबर में आ गया। तो अब यहां पर जो है मैचुरेशन फेज आने की बात शुरू हो जाती है, मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो अब ये जो आपका यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, तो यहां पर मियासिस सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो मियासिस सेकेंड जब होगा, तो ये 4 जो है हैप्लॉइड सेल बना लेंगे, यानी इस सेल को बोलेंगे स्पर्मेटिड, ठीक है ना, स्पर्मेटिड बोलेंगे। और ये भी कैसी होगी? यन होगी। और ये स्पर्मेटिड आगे चल करके अब यहां पर क्या हो जाएगा? आगे चल करके क्या कर लेंगी? मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा इसमें, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हो गया? कायांतरण। यानी कि ये जो स्पर्मेटिड है, एक स्फेरिकल शेप की रचना होती है, गोलाकार रचना होती है, और वो रचना एक पतले तंतुवत धागे के रूप में, स्पर्म के रूप में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फोसिस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में, ठीक है ना, शुक्राणु में। तो ये इतनी प्रोसेस है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो व्यवस्था है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज, ठीक है ना, मैचुरेशन फेज, यानी परिपक्वन अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप यहां तक अच्छे से समझ लें, और इसके बाद हम इसको डायग्राम के साथ, डायग्राम का मतलब यही प्रोसेस, एक फिगर के साथ आपको समझाने सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखें। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर बायोलॉजी के लिए, जो आपके TGT, PGT और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए हमेशा आपके सामने, आपके साथ तक रहेंगे। जय हिंद।